तो आज हम लोग देखेंगे बिहार क्लास 10th उर्दू का 150 ऑब्जेक्टिव, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें से 50 तो 100% टकराएगा। तो इसलिए आप लोग सभी लोग देखिए, यह है सवाल नंबर 1। कितना है? सवाल नंबर 1 कह रहा है, सोहेल आजिमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सोहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सोहेल अजीमाबादी का जो अफसाना हमारे में शामिल है, नंबर 1 ऑप्शन दिया है आशियाना। नंबर 1 ऑप्शन क्या दिया है? आशियाना। नंबर 2 फरार, और नंबर 3 भाभीजान, नंबर 4 कटी हुई शाख। हम जानते हैं आशियाना जो है निगार अजीम का है। किनका है? निगार अजीम का। उसके बाद फरार जो है सैयद मोहम्मद मुहसिन का है। फरार किनका है? सैयद मोहम्मद मुहसिन का है। तो नंबर 3 जो बचा ये है सोहेल अजीमाबादी का, यानी ये सही आंसर होगा। और नंबर 4 पर कमर जहां की, ये कटी हुई शाख जो है ये किनका है? कमर जहां का। तो हमें एक क्वेश्चन के साथ हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन को देखते चलना है ताकि हमारा क्लियर होता चले एकदम। तो इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। सोहेल अजीमाबादी का हमारे निसाब में कौन सा अफसाना शामिल है? तो भाभीजान शामिल है। कौन सा अफसाना शामिल है? भाभीजान शामिल है। अब इसी तरह हम आ जाएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस नज्म में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा, अच्छाई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं 4 चीजें हमने पढ़ी थी कि जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाए उसे हम लोग हम्द कहते हैं, और जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई और तारीफ की जाए उसको हम लोग नात कहते हैं, और जिसमें बुजुर्गान दीन और खुलफाए राशिदीन की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है उसे हम लोग मनक़बत कहते हैं, और जिसमें किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा, अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कसीदा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्या कहते हैं इसको? कसीदा कहते हैं। तो कसीदा हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी शख्स के, इसमें कोई तय नहीं है कि अल्लाह का रसूल की तारीफ होगी या अल्लाह की तारीफ होगी, इसमें बस किसी भी शख्स की तारीफ हो तो उसको हम लोग कसीदा कहते हैं। उर्दू शायरी में इसको बोलते हैं कसीदा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। हमको क्या याद करना है इसमें? शबनम कमाली कब पैदा हुए। ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 1937, 1938 और 1939, 1940। तो हम जानते हैं कि शबनम कमाली जो पैदा हुए थे 1938 में, 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए थे। कितने को? 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे बिहार में। तो इस शबनम कमाली को हमने देख लिया। ये बहुत पहले ही चैप्टर का है इसलिए तो ये पूछेगा ही, 100% इसका चांस है आने का। उसके बाद सवाल नंबर 4 में कह रहा है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? असल नाम जिनका जिनका असल नाम याद करना बहुत जरूरी है, उसमें से एक शबनम कमाली भी है। शबनम कमाली के बारे में कह रहा है सवाल नंबर 4 में, इनका असल नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद रशीद, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अताउल हक, ये कमर जहां के वालिद हैं, तो इनके बारे में भी नहीं बताना है। असल जो बताना है हमको, क्या बताना है कि मुस्तफ़ा रजा, ये शबनम कमाली का असल नाम है। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या हो जाएगा? मुस्तफ़ा रजा। ये जावेद अख्तर भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनके बारे में भी हमको याद नहीं करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है कि हमारे असल नाम किनका है? मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या हो गया? मुस्तफ़ा रजा। आए हाँ, इस पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि मुस्तफ़ा रजा असल नाम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 में।
उर्दू के पहले अफसाने का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू के पहले अफसाने का नाम बताना है हम लोगों को, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने पढ़ा था नसीर और हमीदा, नसीर और रशीदा, नसीर और खदीजा, नसीर और जमीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा था? तो नसीर और हमीदा हमने तो पढ़ा नहीं था, तो ये हमारा नहीं होगा। नसीर और रशीदा भी हम लोग नहीं पढ़े थे। और नंबर 3 ये वाला ऑप्शन सही है, नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा ये क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका, कि उर्दू के पहले अफसाने का नाम क्या था? नसीर और खदीजा, जो शाये हुआ था 1903 में। कब शाये हुआ था? 1903 में। तो इसके साथ ये भी याद रखना है, नसीर और खदीजा ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना है, और ये शाये हुआ था हमारे 1903 में शाये हुआ था। आइए नसीर और खदीजा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 6 में अफसाने का बुनियादी शय क्या है? पूछ रहा है कि अफसाने का बुनियादी शय यानी चीज, उसमें कौन सी जरूरी चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है? तो अफसाने का बुनियादी शय मैंने बाबू लोग बताया था आप लोगों को, अफसाने का बुनियादी शय इश्को मोहब्बत नहीं होता है। इश्को मोहब्बत तो हो जाएगा गजल। अफसाने का बुनियादी शय में, अफसाने का बुनियादी शय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहदत तासुर। क्या होता है? वहदत तासुर। इसका मतलब होता है किसी एक टॉपिक पर, किसी एक टॉपिक पर अपने ख्यालात को बेहतरीन अंदाज में पेश करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वहदत तासुर। इश्क मोहब्बत ये गजल की खूबी है। किसकी खूबी है? गजल की खूबी है। हुस्न दिल लगी भी ये भी गजल की खूबी है। लेकिन वहदत तासुर ये किसकी है? अफसाने का बुनियादी शय। बुनियादी मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीज, बुनियादी मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज। तो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वहदत तासुर। किसका? अफसाने का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल में कह रहा है रुकैया भाभी का देवर अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? रुकैया भाभी का देवर अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो रुकैया भाभी का देवर जो था वो क्या इरफाना से शादी करना चाहता था? क्या फरजाना से शादी करना चाहता था? क्या रुकैया से शादी करना चाहता था? क्या जमीला से शादी करना था? तो ये चार ऑप्शन दिया है, इन चारों में से किससे शादी करना चाहता था ये पूछ रहा है। तो इरफाना से भी नहीं करना चाहता था, फरजाना से भी नहीं करना चाहता था, रुकैया से भी नहीं करना चाहता था। तो चौथा नंबर इसका क्या है? सही आंसर है। चौथा नंबर यानी वो जमीला से शादी करना चाहता था। किससे शादी करना चाहता था? जमीला से। रुकैया भाभी का देवर अख्तर किससे शादी करना चाहता था? उस लड़की का नाम, तो उस लड़की का नाम था जमीला। वो जमीला से शादी करना चाहता था। उसके बाद है रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? तो रुकैया भाभी की जो एक छोटी बेटी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि रुकैया भाभी की एक छोटी बेटी थी। तो रुकैया भाभी की छोटी बेटी का नाम क्या है? तो उसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था जरीना। इसमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इरफाना, तो इरफाना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है जरीना, जरीना भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है रेहाना, और यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। यानी जरीना रुकैया भाभी की छोटी बेटी का नाम क्या था? तो उसका नाम था रेहाना। उसका नाम क्या था? रेहाना नाम था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया हम लोगों का, सवाल नंबर 9। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? ये 12 पूछता है, बहुत पूछता है ये वाला क्वेश्चन। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब शुरू हुआ? तरक्की पसंद तहरीक उसको बोलते हैं कि मतलब इस दुनिया में, चाहे इस वर्ल्ड में जागरूकता कब शुरू हुआ? तो उर्दू की किताब में जो दिया हुआ है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ, उसमें ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। 1936 के बाद लोगों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर जागरूकता शुरू हुई। तो तरक्की पसंद तहरीक का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1936। 1936 ही के शायर थे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल उस जमाने में बहुत मशहूर हुए, तरक्की पसंद तहरीक के दौर के ये लोग शायर थे। तो 1936 में कौन सा तहरीक शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ था, और उस वक्त से तरक्की पसंद तहरीक चल रहा है। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 10, शबनम कमाली की नातिया शायरी के कुल कितने मजमूए शाये हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था
शबनम कमाली के 5 नातिया शायरी मजमुए। कितने हैं? 5 नातिया शायरी के मजमुए हैं। नंबर 1 इसमें ऑप्शन दे रहा है 2, नंबर 2 में ऑप्शन दे रहा है 5, और नंबर 3 में 3 दे रहा है, नंबर 4 में 6 दे रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 5। सही जवाब क्या हो जाएगा? 5। हमने पढ़ा था शबनम कमाली के 5 नातिया शायरी मजमुए। नंबर 1 था अनवारे अकीदत। नंबर 1 क्या था? अनवारे अकीदत। नंबर 1 क्या था? अनवारे अकीदत। नंबर 2 रियाज़े अकीदत, और नंबर 3 फिरदौसे अकीदत, और नंबर 4 सहबाए अकीदत। उसके बाद था सहबाए अकीदत, उसके बाद था ज़ियाए अकीदत। ज़ियाए अकीदत ये थी शबनम कमाली की 5 नातिया शेरी मजमुए। ये थी 5 शबनम कमाली की नातिया शेरी मजमुए। क्या थी? नातिया शेरी मजमुए। तो पूछ रहा है सवाल नंबर 10 में शबनम कमाली की नातिया शायरी के कुल कितने मजमुए शाये हुए? तो कितने शाये हुए थे? 5 शाये हुए थे। कितने शाये हुए थे? 5 शाये हुए थे। इसको याद रखना है। उसके बाद सवाल नंबर 11 में कह रहा है सुहेल अजीमाबादी के एक नाविल का नाम बताइए। तो सुहेल अजीमाबादी का एक नाविल कौन सा था बाबू? क्या जुनूने वफा था, अक्स था, बेजड़ के पौधे थे, या गुहन था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? नंबर 1 पर जुनूने वफा, नंबर 2 पर अक्स, नंबर 3 पर बेजड़ के पौधे। इनका जो सुहेल अजीमाबादी का एक नाविल था उसका नाम था बेजड़ के पौधे। क्या नाम था? बेजड़ के पौधे। क्या नाम था? बेजड़ के पौधे। उसके बाद सवाल नंबर 12 में पूछ रहा है, सवाल नंबर 12 में पूछ रहा है आपके निसाब में शामिल अफसाना फरार के मुसन्निफ कौन है? तो हमारे निसाब में कितने अफसाने हैं? 4 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 4 अफसाने हैं। अब 4 अफसाने में नंबर 1 पर था सुहेल अजीमाबादी का भाभी जान। कौन सा था? भाभी जान। नंबर 2 पर था सैयद मोहम्मद मुहसिन का फरार। नंबर 2 पर था सैयद मोहम्मद मुहसिन का कौन सा? फरार। और उसके बाद नंबर 3 पर कौन था? कटी हुई शाख। नंबर 4 पर आशियाना निगार अजीम का। किनका था? निगार अजीम का। तो आपके निसाब में शामिल अफसाना फरार के मुसन्निफ कौन हो गए? सैयद मोहम्मद मुहसिन हो गए। कौन हो गए? सैयद मोहम्मद मुहसिन हो गए। निगार अजीम का कौन सा था? आशियाना था। निगार अजीम का कौन सा था? आशियाना इनका था। आ रही बात समझ में? और कमर जहां का कौन सा था? कटी हुई शाख। कौन सा था? कटी हुई शाख। कटी हुई शाख कमर जहां का था। आ रही बात समझ में? और सैयद मोहम्मद मुहसिन का फरार था। आ रही बात समझ में? और शबनम तो ये हमद के शायर थे। किसके शायर थे? हमद के शायर थे। आ रही बात समझ में? अब देखो सवाल नंबर 13, हमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हमद का ताल्लुक शायरी के डिपार्टमेंट से। किससे है? शायरी के, यानी कविता के सेक्शन से है। तो कविता हमद का ताल्लुक उर्दू में जो शायरी वाला डिपार्टमेंट होता है उसको हिस्सा शायरी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? हिस्सा शायरी। क्या बोलते हैं उसको? हिस्सा शायरी। और जो नस्र का हिस्सा होता है उसको हिस्सा नस्र बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्सा नस्र बोलते हैं। शायरी का जो हिस्सा होता है उसको हिस्सा शायरी बोलते हैं, और जो नस्र का हिस्सा होता है उसको हिस्सा नस्र बोलते हैं। इन दोनों में से हमद किस में जाएगा? तो हमद जाएगा हिस्सा शायरी में जाएगा। किस में जाएगा? हिस्सा शायरी में। यानी शेरी सिन्फ से इसका ताल्लुक था। किस हमद का किससे ताल्लुक है? शेरी सिन्फ से ताल्लुक है। किससे ताल्लुक है? शेरी सिन्फ से ताल्लुक है। आ रही बात समझ में? उसके बाद सवाल नंबर 14, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? क्या 1981 में इंतकाल हुआ था, या 1982 में, या 1980 में, या फिर ये वाला अभी ऑप्शन एक ही दे दिया है? तो कोई बात नहीं, इसमें जो ऑप्शन है इनका वो है 1980 में इनका क्या हुआ था? इंतकाल हुआ था। कितने में? 1980 में इंतकाल हुआ था। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। इनकी वफात कब हुई थी? 1980 में हुई थी। आ रही बात समझ में? सवाल नंबर 15, वो नज्म जिसमें बुजुर्गाने दीन, खुलफाए राशिदीन
और औलिया अल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? तो अब जिसमें हमने पढ़ा था कि हम्द में अल्लाह की तारीफ होती है, नात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है, और जिसमें बुजुर्गाने दिन और खुलफाए राशिदीन की तारीफ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनकबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनकबत बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अरे बात, अब देखो यह सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में कह रहा है हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो हम्द में अभी उसी टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम्द में तारीफ की जाती है खुदा की। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? खुदा की तारीफ की जाती है। किसकी तारीफ की जाती है? खुदा की तारीफ की जाती है। बुजुर्गाने दिन की मनकबत में की जाती है। किस में की जाती है? मनकबत में। किस में की जाती है? मनकबत में की जाती है। नबी की नात में तारीफ की जाती है। नबी की किस में की जाती है? नात में तारीफ की जाती है। और वली वली की भी मनकबत में। वली की भी किस में की जाती है? मनकबत में की जाती है। किस में की जाती है? मनकबत में की जाती है। तो मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? बुजुर्गाने दिन की। लेकिन हम्द में किसकी तारीफ होती है? खुदा की तारीफ होती है। किसकी तारीफ होती है? खुदा की तारीफ होती है। अब देखो सवाल नंबर 17, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? उर्दू अदब पर, नफ्सियात पर, तारीख पर, शायरी पर। हमने पढ़ा था कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन क्या थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। क्या थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो इनका जो महारत, महारत मतलब क्या होता है? पूरा पकड़ रखना। तो किस पर पकड़ रखते थे? नफ्सियात पर। किस पर पकड़ रखते थे? नफ्सियात पर पकड़ रखते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नफ्सियात पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नफ्सियात पर। उसके बाद सवाल नंबर 18, नात में किसकी तारीफ होती है? तो नात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी की तारीफ होती है। किसकी तारीफ होती है? नबी की तारीफ होती है। वली की तारीफ किस में होगी? मनकबत में होगी। वली की तारीफ मनकबत में होगी। किस में होगी? मनकबत में होगी। और सखियों की सबकी भी तारीफ उसी में हो जाएगी। लेकिन नबी की तारीफ किस में होगी? नात में होगी। किस में होगी? नात में होगी। और इसी तरह हम्द में अल्लाह की तारीफ होगी। सवाल नंबर 19 में कह रहा है अनोखी मुस्कुराहट क्या है? शेरी मजमुआ, नंबर 1 ऑप्शन दे रहा है शेरी मजमुआ, नंबर 2 ऑप्शन दे रहा है दोनों, और नंबर 3 ऑप्शन दे रहा है नंबर 2 अफसानवी मजमुआ, नंबर 3 दोनों, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनोखी मुस्कुराहट। ये शेरी मजमुआ तो है नहीं। शेरी मजमुआ है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अफसानवी मजमुआ। क्या हो जाएगा? अफसानवी मजमुआ है। यह अनोखी मुस्कुराहट कैसा मजमुआ है? अफसानवी मजमुआ है। कैसा मजमुआ है? अफसानवी मजमुआ। सवाल नंबर 20 में कह रहा है अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना फरार हमने पढ़ा। अफसाना फरार किसका है? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का। किनका है? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का। इसके मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन। तो डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन जो है फरार लिखे थे, फरार के बारे में लिखे थे। तो इसमें एक फैमिली का उन्होंने जिक्र किया जिसमें एक लड़का था महमूद। कौन था? महमूद। अब महमूद जो था वो समाज से कट रहा था। क्या कर रहा था? कट रहा था, यानी समाज से वो भाग रहा था। फरार का मतलब होता है भागना। फरार का मतलब क्या होता है? भागना। तो भाग रहा था, तो इसलिए इसका मरकजी किरदार कौन हो जाएगा? महमूद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महमूद हो जाएगा। तो अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? महमूद है। कौन है? महमूद है। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिले से है? सूबे बिहार के किस जिले से है? तो सीतामढ़ी ऑप्शन दिया है नंबर 1, नंबर 2 समस्तीपुर, नंबर 3 भागलपुर, नंबर 4 दरभंगा। तो इनका जो ताल्लुक था कमर जहां का समस्तीपुर से था। कहां से था? समस्तीपुर। सीतामढ़ी से शबनम कमाली का ताल्लुक था। किनका ताल्लुक था? शबनम कमाली का ताल्लुक कहां से था? सीतामढ़ी से था। लेकिन कमर जहां का ताल्लुक कहां से था? समस्तीपुर से था। कहां से था? समस्तीपुर से। सीतामढ़ी से ताल्लुक शबनम कमाली का था। इनका ताल्लुक कहां से था? समस्तीपुर से था। कहां से था? समस्तीपुर से। सवाल नंबर 22 में कह रहा है निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है?
तो निगार अजीम का सफरनामे का नाम ऑप्शन दे रहा है अक्स, गोहन, गर्द आवारगी, जुनूने वफा। अक्स तो है नहीं, सफरनामा नहीं है अक्स। अक्स क्या नहीं है? सफरनामा नहीं है। गोहन भी क्या नहीं है? सफरनामा नहीं है। लेकिन इसमें जुनूने वफा ये तो एक कहानी है, जुनूने वफा एक कहानी है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 3 गर्द आवारगी। ये किनका है? निगार अजीम का सफरनामे का नाम क्या है बाबू? गर्द आवारगी। क्या है? गर्द आवारगी। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश हम लोगों ने पढ़ी थी। कमर जहां की पैदाइश 1951 या 53, 1951 या 52, 1960 या 61, 1958 या 57। तो 1951 या 52 में इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। जो हमारे बुक में दिया है 1951 या 52 में इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 24, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के बारे में हमने पढ़ा था। क्या 1960 में पैदा हुए थे? 1910 में पैदा हुए थे? 1912 में पैदा हुए थे? 1915 में पैदा हुए थे? तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं, 1960 गलत है, 1912 भी गलत है, 1915 भी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1910। क्या हो जाएगा? 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 25 में पूछ रहा है कमर जहां की पहली कहानी का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था कि कमर जहां की पहली कहानी कौन सी थी? जुनूने वफा। कौन सी थी? जुनूने वफा। कमर जहां की पहली कहानी जुनूने वफा है। कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? जुनूने वफा। चारागर नहीं है, अजनबी चेहरे नहीं है। कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? जुनूने वफा। सवाल नंबर 25 में कह रहा है निगार अजीम ने कहां तक तालीम हासिल की? तो निगार अजीम ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया था। क्या किया था? पीएचडी किया था। तो एमए तक दिया है, डिप्लोमा दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा ऑप्शन है? पीएचडी है, क्योंकि उन्होंने पीएचडी किया था कहां से? जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 26 में पूछ रहा है इरफाना और सिराज में क्या रिश्ता था? तो हमने पढ़ा था आशियाना। अफसाना कौन सा पढ़ा था? आशियाना। उसमें 4 लोगों का जिक्र था, जरीना बेगम, बरकत अली सिद्दीकी। कौन? जरीना बेगम, बरकत अली सिद्दीकी। जरीना बेगम, बरकत अली सिद्दीकी। एक मिनट, सॉरी, लाइव लाइव नहीं चल रहा है। सब फोन कर रहा है लोग, सब फोन कर रहा है। हाँ, लाइव चलेगा। हाँ, खोल दिया जाएगा। तो बोल देते हैं रिकॉर्ड हो रहा है, बोल देते हैं। अच्छा, इरफाना और सिराज में क्या रिश्ता है? सवाल नंबर 26 में कह रहा है इरफाना और सिराज में क्या रिश्ता है? क्या भाई बहन का, शौहर बीबी का, ससुर बहू का, माँ बेटा का? तो जरीना बेगम और बरकत अली सिद्दीकी ये मियाँ बीबी थे। ये लोग क्या थे? शौहर बीबी थे। सिराज और इरफाना, इरफाना और सिराज, इरफाना और सिराज। जरीना बेगम और बरकत अली सिद्दीकी के इरफाना और सिराज ये लोग क्या थे? बहू और बेटा। तो इन दोनों के दरमियान, इरफाना और सिराज के दरमियान शौहर बीबी का रिश्ता था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था। जरीना और बरकत अली सिद्दीकी ये दोनों माँ बाप थे इनके, इरफाना और सिराज के। सिराज के माँ बाप थे जरीना और बरकत अली सिद्दीकी। जरीना और बरकत अली सिद्दीकी की बहू थी इरफाना। और इरफाना और सिराज में क्या रिश्ता था? तो शौहर बीबी का रिश्ता था। क्या रिश्ता था? शौहर बीबी का रिश्ता था।
अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? सिराज, जरीना बेगम, बरकत अली, सिद्दीकी। तो देखो, अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार जरीना बेगम थी। कौन थी? जरीना बेगम थी। कौन थी? जरीना बेगम थी। क्योंकि सिराज उनका बेटा था। इसमें ज्यादा रोल किसने अदा किया था? जरीना बेगम ने अदा किया था। किसने अदा किया था? जरीना बेगम ने अदा किया था। अब बरकत अली, सिद्दीकी और सिराज, ये लोग सब जिम्नी किरदार थे। कैसे किरदार थे? जिम्नी किरदार थे। अरे बात समझ में? उसके बाद सवाल नंबर 28 का रहा है, रुकैया जहां किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? रुकैया जहां नहीं होगा, यहाँ पे रुकैया भाभी होगा। क्या होगा? रुकैया भाभी। ये गलत है, रुकैया भाभी। तो रुकैया भाभी जो थी वो किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? आफरीना, मुन्नी, शिम्मी, शम्मा। तो किसका बर्दाश्त करती थी? शिम्मी का। किसका बर्दाश्त करती थी? शिम्मी। उसका कॉलेज वॉलेज का सारा फीस उस कौन देखती थी? रुकैया भाभी देखती थी। कौन देखती थी? रुकैया भाभी देखती थी। निगार अजीम का असल नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो रजिया सुल्ताना, बेगम हजरत महल, मलिका मेहर निगार। मलिका मेहर निगार। यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए मलिका मेहर निगार। क्या होना चाहिए? मलिका मेहर निगार। तो इनका नाम असल क्या था? मलिका मेहर निगार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। टाइपिंग में गलती हो गई है, लेकिन इसका क्या ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? 3 नंबर। निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलिका मेहर निगार। क्या नाम था? मलिका मेहर निगार। क्या नाम था? मलिका मेहर निगार। शबनम कमाली में शबनम क्या है? हमने पढ़ा है कि हर शायर क्या करता है? अपना एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है। क्या करता है? एक छोटा सा नाम अपनी शायरी के लिए वो खास कर लेता है, जिसको हम लोग ग्रामर के इस्तिलाह में तखल्लुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तखल्लुस। हर शायर अपना एक टाइटल रखता है, एक अपना छोटा सा नाम चूज करता है। वो अपना नाम क्या करता है? अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। क्या करता है? इस्तेमाल करता है, जिसे हम लोग उर्दू ग्रामर के लिहाज से तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तखल्लुस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तखल्लुस। क्या हो जाएगा? तखल्लुस। सवाल नंबर 31, हम्द के लुग़वी माना क्या है? लुग़वी मतलब ये होता है कि इसका डिक्शनरी में अर्थ क्या है? क्या होता है? इसका डिक्शनरी में अर्थ क्या है? क्या पूछता है? लुग़वी माना यानी इसका डिक्शनरी में अर्थ क्या है? तो खुदा की तारीफ, नबी की तारीफ, बुजुर्गों की तारीफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। हम्द में क्या होता है? खुदा की तारीफ। नबी की तारीफ किस में होती है? नात में होती है। किस में होती है? नात में होती है। किस में होती है? नात में। अब बुजुर्गों की तारीफ किस में होती है? मनकबत में होती है। किस में होती है? मनकबत में होती है। किस में होती है? मनकबत में होती है। लेकिन हम्द में किसकी तारीफ होती है? अल्लाह की, यानी खुदा की। हम्द में किसकी तारीफ होती है? खुदा की। खुदा की तारीफ किस में होती है? हम्द में होती है। नबी की तारीफ किस में होती है? नात में होती है। बुजुर्गों की तारीफ किस में होती है? मनकबत में होती है। किस में होती है? मनकबत में होती है। अब देखो सवाल नंबर 32, समस्तीपुर किस रियासत में है? तो समस्तीपुर किस रियासत में है बाबू? समस्तीपुर बिहार का एक जिला है। क्या है? बिहार का एक जिला है। क्या है? बिहार का एक जिला है। समस्तीपुर किस रियासत में पड़ता है? बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। सवाल नंबर 33 में कह रहा है कमर जहां कौन है? तो हमने पढ़ा था कमर जहां कौन है? कमर जहां कौन है? कमर जहां के बारे में हमने पढ़ा है कि कमर जहां एज किस हैसियत से हमारे सिलेबस में शामिल है? अफसाना निगार की हैसियत से। किस हैसियत से? अफसाना निगार की हैसियत से शामिल है। तो अफसाना निगार से की हैसियत से जब शामिल है तो कमर जहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अफसाना निगार। क्या है वो? अफसाना निगार। क्योंकि इनका हमारे सिलेबस में क्या शामिल है? अफसाना शामिल है। क्या शामिल है? अफसाना शामिल है। अब देखो सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 में क्या कर रहा है? सदा के क्या माने होता है? सदा का क्या माना होता है? तो सदा का बाबू माना होता है क्या? आवाज माना होता है। सदा का मतलब गुल माना होता है, हमेशा माना होता है, कभी कभी माना होता है। तो सदा का माने होता है हमेशा। सदा का माने क्या होता है? हमेशा। माना का मतलब क्या होता है? अर्थ। माना का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो सदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा। सवाल नंबर
35। कितना नंबर कह रहा है? सवाल नंबर 35। उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना कौन सा है? उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना कौन सा है? तो हम लोग जब उर्दू महीने गिनते हैं, मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल, रबी उस्सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, रजब, शाबान, रमजान। कौन सा है? रमजान। और रमजान हमारे इस्लाम के दृष्टिकोण से सबसे मशहूर महीना है, इसीलिए इसमें पूछ रहा है कि इस उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना कौन सा है। तो आंख बंद करके हम किस पर टिक कर देना है? रमजान पर। किस पर टिक कर देना है? रमजान पर। उसके बाद सवाल नंबर 36 में पूछ रहा है बाबू, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? क्या 1890 में, 1894 में, 1891 में, 1892 में, 1891 में? किस में पैदाइश हुई थी? 1891 में। कहाँ पे पैदाइश हुई थी? महू सेंट्रल इंडिया में। कहाँ पे हुई थी? महू सेंट्रल इंडिया में। कहाँ पे पैदा हुए थे? महू सेंट्रल इंडिया में 1800। आइए, महू सेंट्रल इंडिया कहाँ है? मुंबई है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का क्या हुआ था? पैदाइश, जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। पैदाइश का मतलब क्या होता है? जन्म। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसे में तालीम हासिल किए? क्या मदरसा सुलेमानिया से पढ़े, या मदरसा शमसुल हुदा से पढ़े, या अनवारुल उलूम से पढ़े, या मदरसा इमदादिया से पढ़े? किससे पढ़े थे? मदरसा सुलेमानिया, मदरसा शमसुल हुदा, अनवारुल उलूम, मदरसा इमदादिया। मदरसा शमसुल हुदा से पढ़े थे। कहां से पढ़े थे? मदरसा शमसुल हुदा, पटना से। इन्होंने किस चीज का डिग्री लिया था? आलिम का डिग्री लिया था। किस चीज का डिग्री लिया था? आलिम का डिग्री लिया था। मदरसा शमसुल हुदा में पढ़े थे और क्या बने थे? आलिम बने थे। क्या बने थे? आलिम बने थे। क्या बने थे? आलिम बने थे। सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? मतलब बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 2008 में भारत के किस शहर में, यानी किस जिले में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? क्या पूर्णिया में हुआ था, शिमला में हुआ था, दीमापुर में हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या पढ़े थे? शिमला। शिमला पढ़े थे? नहीं, दीमापुर। क्या, कौन सा हो जाएगा सही आंसर? दीमापुर में हुए थे। कहां पे हुआ था? दीमापुर में। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था? दीमापुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? दीमापुर में हुआ था। सवाल नंबर 39। कितना है? सवाल नंबर 39। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, यानी जमीन का दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है वो कैसा मसला है? बहुत सारी गैसें पैदा हो रही है और बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। तो ये सब कैसे मसले होंगे? क्या मुनासिब मसले होंगे? नहीं। खुशगवार मसले होंगे? नहीं। आदमी इससे खुश रहता है? नहीं। संगीन होगा। कैसा होगा? संगीन। मुतदिल मतलब होता है दरमियाना, ना ज्यादा खराब है ना ज्यादा अच्छा है, बीच का। तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? संगीन है, यानी ये चीज बहुत हार्ड है। आगे चलकर हमको क्या उठाना पड़ेगा? इसके जरिए नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। सवाल नंबर 40 में कह रहा है सर सैयद की वालदा का नाम क्या है? क्या कह रहा है? सर सैयद की वालदा का नाम क्या है? ज़ैबुन्नेसा, अजीजुन्नेसा, बदरुन्नेसा, शमसुन्नेसा। तो ज़ैबुन्नेसा तो नहीं है। ज़ैबुन्नेसा है? अजीजुन्नेसा। क्या है? अजीजुन्नेसा। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? अजीजुन्नेसा। बदरुन्नेसा भी नहीं होगा, शमसुन्नेसा भी नहीं होगा। यहीं पर गालिब की वालदा का पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे? गालिब की वालदा का नाम था इज्जतुन्नेसा। क्या नाम था? इज्जतुन्नेसा। गालिब की वालदा का नाम था इज्जतुन्निसा। गालिब की वालदा का नाम इज्जतुन था और इनका अजीजुन था। बस थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है। इनका अजीजुन था, उनका इज्जतुन था। और ये दोनों सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में 100% पूछ सकता है। सवाल नंबर 41। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद खान क्या 1818 में पैदा हुए, 1817, 1816, 1819? तो उनकी सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1817 में। कब पैदाइश हुई थी? 1817 में हुई थी। कब हुई थी? 1817 में उनकी पैदाइश हुई थी। बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है?
नरवान का बुद्ध मजहब में क्या तस्वुर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना मजहब चेंज करके वो किस मजहब को एक्सेप्ट कर लिए थे? बुद्ध मजहब को। तो जब उनका इंतकाल हुआ, रात में वो सोने के लिए गए और उसी में उनकी वफात हो गई। तो बुद्ध मजहब वाले उनको मानते हैं कि उनको नरवान मिल गया। क्या मिल गया? नरवान मिल गया। तो नरवान मिल गया तो इसके मतलब क्या है? इल्म का इरफान मिल गया? नहीं। दिल का इरफान मिल गया? नहीं। खुदा का इरफान मिल गया। मतलब जो ईश्वर, चाहे भगवान, चाहे अल्लाह, जो भी है, वो उनको क्या हुए? मिल गए। क्या हुए? मिल गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? हमारा तीसरा नंबर। क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। सवाल नंबर 43 में कह रहा है, भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? 6 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। तो वो 6 साल के थे तो उनकी वालिदा का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत हो गया था। 6 साल की उम्र में ही वो क्या हो गए? अपनी वालिदा से महरूम हो गए। क्या हो गए? अपनी वालिदा से महरूम हो गए। तो पूछेगा भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो कितने साल के थे? 6 साल के थे। कितने साल के थे? 6 साल के थे। सवाल नंबर 44, भीमराव अंबेडकर का कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? दाखिला का मतलब एडमिशन होना। दाखिला का मतलब क्या होता है? एडमिशन होना। तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। उनकी वालिदा का इंतकाल तो 6 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन उनका एडमिशन कितने साल की उम्र में हो गया था? 5 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में उनका क्या हो गया था? एडमिशन स्कूल में हो गया था। और वो उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी अपनी। चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद हमने पढ़ा है, सूरज ग्रहण, आर्यभट्ट का जो मजमून हमने पढ़ा है उसके जरिए ये क्वेश्चन आया है कि चांद किसका तवाफ करता है। तो चांद किसका तवाफ करता है? चांद जमीन का तवाफ करता है। किसका तवाफ करता है? जमीन का तवाफ करता है। और जमीन किसका तवाफ करता है? किसका तवाफ करता है? सूरज का। किसका तवाफ करता है? सूरज का। आ रही बात समझ में? तो चांद किसका तवाफ करता है? जमीन का तवाफ करता है। किसका तवाफ करता है? जमीन का तवाफ करता है। जब चांद ग्रहण होता है तो इसीलिए होता है, चांद जमीन का तवाफ करता है। हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? पूछ रहा है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है, उसका कुछ तो मतलब होगा। तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रह, क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। इसी को उर्दू में हम लोग बोलते हैं क्या? तारा बोलते हैं। तारा तो होता है, देखा है ना, आसमान में छोटे छोटे जो होते हैं उनको तारा बोलते हैं। जैली सैयारा, जैली सैयारा मतलब वो भी कुछ छोटा छोटा होता है, साइड में रहता है वो लोग ज्यादा। सैयारा। तैयारा बोलते हैं उर्दू में, तैयारा बोलते हैं हवाई जहाज को। किसको बोलते हैं? हवाई जहाज को। तो हवाई जहाज तो होगा नहीं, तो जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैयारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैयारा। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46 में पूछ रहा है, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं उसे आखिर हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैयारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैयारा बोलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 47 पूछ रहा है, मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए पटना कब आए थे? मुल्क व बैरून मुल्क यानी हमारे देश के और दूसरे देश के लोग, साइंसदान। कौन? साइंसदान। जिनको साइंस पर पकड़ रखते हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंसदान। तो साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने यानी सूरज ग्रहण को देखने के लिए कब पटना आए थे? पटना कब आए थे? 2012 में आए थे, 2010 में आए थे, 2008 में आए थे, 2009 में आए थे। कब आए थे? 2009 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में पूरी दुनिया से बड़े बड़े साइंसदान कहाँ आए थे? पटना आए थे। कहाँ आए थे? पटना आए थे सूरज ग्रहण को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? सूरज ग्रहण को देखने के लिए। आगा हशर कौन है? सवाल नंबर 48 में पूछ रहा है, आगा हशर कौन है? ड्रामा निगार, अफसाना निगार, मसनवी निगार, मजमून निगार। आगा हशर को हम लोग न ड्रामे की हैसियत से पढ़े हैं, न मजमून की हैसियत से पढ़े हैं, न अफसाने की हैसियत से पढ़े हैं, और न मसनवी की हैसियत से पढ़े। लुत्फुर रहमान का मजमून पढ़े हम लोग, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। तो नाम ही से पता चल रहा है कि आगा हशर कौन है? ड्रामा निगार है। कौन है? ड्रामा निगार। यानी ये क्या लिखते थे बाबू? ड्रामा लिखा करते थे। क्या लिखते थे? ड्रामा लिखा करते थे।
उसके बाद सवाल नंबर 49 में कह रहा है बोसे नम किसकी शायरी का मजमुआ है? गालिब का, हाली का, लुत्फुर रहमान का, सुहेल का। तो हमने पढ़ा था बोसे नम, बोसे नम शायरी का मजमुआ है, और ये किनका है? लुत्फुर रहमान का है। किनका है बाबू? लुत्फुर रहमान का। किनका है? लुत्फुर रहमान का। ये इनकी शायरी का मजमुआ है बोसे नम। कौन सा है? बोसे नम। और ये गजल का मजमुआ है। किसका है? गजल का मजमुआ है। एक इनकी किताब है सनम आशना, वो नज्मों का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? नज्मों का। मजमुआ मतलब बहुत सारे नज्म को मिलाकर एक जगह जमा कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मजमुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजमुआ बोलते हैं। उसके बाद कोई मक्खी उखी बैठी है क्या? हट गया, हट गया। सवाल नंबर 50 कितना है? सवाल नंबर 50, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% 50 को टकरा जाएगा। सवाल नंबर 50, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट हमारे बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। खगोल में उनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। कहाँ पे पैदाइश हुई थी? खगोल में। और तरेगना में उन्होंने क्या किया था? अपना तजर्बागाह यानी रिसर्च सेंटर कायम किया था। तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। आसाम, झारखंड, बंगाल नहीं, यहाँ पे नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 51 में पूछ रहा है हिंदुस्तान में गुप्त अहद, ये कैसा क्या है? गुप्त अहद। गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? इस जमाने में कौन थे? आर्यभट्ट थे। इस जमाने में कौन थे? आर्यभट्ट थे। गुप्त अहद को, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तरक्की पसंद दौर कहा जाता है, तारीख दौर कहा जाता है, जमहूरी दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर कहा जाता है। तो गुप्त अहद को बाबू सुनहरा दौर कहा जाता है। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। सवाल नंबर 52 में पूछ रहा है कि लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आलमी हिद्दत, रिया, अदब की पहचान, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर कश्मीरी। तो लुत्फुर रहमान को अभी हमने पढ़ा, अभी हमने बताया कि लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून हमारे में शामिल है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर कश्मीरी। आगा हशर कश्मीरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर कश्मीरी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है सवाल नंबर 53, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? क्या पूछ रहा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का वालिद का नाम क्या अब्दुल रऊफ था, या अब्दुल रहमान था, अब्दुल सत्तार था, अब्दुल समद था? अब्दुल समद हम लोग पढ़े ही नहीं है, अब्दुल सत्तार भी हम लोग नहीं पढ़े, अब्दुल रहमान भी हम लोग नहीं पढ़े, अब्दुल रऊफ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अब्दुल रऊफ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। उसके बाद पूछ रहा है सवाल नंबर 54 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी उर्दू की जानकारी तो रखते ही थे, लेकिन उनको उर्दू के अलावा अंग्रेजी पर भी बहुत पकड़ थी। किस पर पकड़ थी? अंग्रेजी पर पकड़ थी। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे? अंग्रेजी के उस्ताद थे। किस जबान के उस्ताद थे? अंग्रेजी के उस्ताद थे। किस जबान के उस्ताद थे? अंग्रेजी के उस्ताद थे। किस फसल के खेतों से मेथिन गैस ज्यादा निकलती है? ये ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर का है, आलमी हिद्दत से। किससे है? आलमी हिद्दत। पूछ रहा है धान के खेतों से, सरसों के खेतों से, गेहूं के खेतों से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? धान के खेत से। धान के खेत से क्या निकलता है? मेथिन गैस ज्यादा निकलती है। किस खेत से? धान के खेत से। किस खेत से? धान के खेत से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 55 के बाद सवाल नंबर यहाँ पे 21 हो गया है, लेकिन ये 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना फीसद
इजाफा हुआ है। 31%, 34%, 33%, 32%। हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड में कितना फीसद इजाफा हुआ है? 31%। कितना फीसद? 31% क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। कार्बन डाई में कितना फीसद इजाफा हुआ है? 31%। कितना फीसद? 31% इजाफा हुआ है। बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो बाल विज्ञान कांग्रेस में जो मेहमान खुसूसी गए थे वो कौन गए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन गए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति। तो ये गए थे और ये बहुत बड़े मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं इंडिया के। तो यही गए थे बाल विज्ञान कांग्रेस में। कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो मेहमान खुसूसी मतलब मेन आदमी यही थे उस प्रोग्राम के। उसमें इनको एज मेहमान खुसूसी बुलाया गया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन है? सवाल नंबर 57 पूछ रहा है कि इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? तख्लीक मतलब होता है कि किसने इन किताबों में से सर सैयद ने किस किताब को लिखी है। तो सर सैयद ने क्या हयात जावेद को लिखी है, मुसद्दस हाली को लिखी है, या आसारुस सनादीद को लिखी है? तो आसारुस सनादीद उनकी किताब है। एक और इनकी किताब है असबाब बगावत हिंद। कौन सी किताब है? असबाब बगावत हिंद। कौन सी किताब है? असबाब बगावत हिंद। तो इनकी 2 किताबें, एक आसारुस सनादीद और एक असबाब बगावत हिंद। कौन सी किताब है? असबाब बगावत हिंद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 58, भीमराव की शादी किससे हुई? रुतिया भाई से, चुन्नी बाई से, मुन्नी बाई से, रामाबाई से। किससे हुआ था? रामाबाई से। किससे हुआ था? रामाबाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। रामाबाई से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या हुई थी? शादी हुई थी। उसके बाद पूछ रहा है भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? पासवान, महार, तेली, मल्लाह। तो उनका ताल्लुक था, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, तो महार जात से उनका क्या था? ताल्लुक था। किस जात से ताल्लुक था? महार जात से। किस जात से ताल्लुक था? महार जात से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या था? ताल्लुक था। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तजर्बागाह के मतलब होता है रिसर्च सेंटर। तो आर्यभट्ट ने अपना रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया था बाबू? क्या गया में बनाया था, तरेगना में बनाया था, खगोल में बनाया था? खगोल में तो ये पैदा हुए थे। क्या हुए थे? पैदा हुए थे। कहाँ पे? खगोल में। लेकिन इन्होंने अपना तजर्बागाह कहाँ बनाया था? यहाँ पे। तजर्बागाह इनका कहाँ था? यहाँ पे था। तजर्बागाह तरेगना में था। कहाँ पे था? तरेगना में था। तो सवाल नंबर 60 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर। कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर। उसके बाद सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो सवाल नंबर 61 में पूछ रहा है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? गैलीलियो, पाइथागोरस, मिरम, टर्म्स एडिशन। तो किसकी की थी? पाइथागोरस की। किसकी की थी? पाइथागोरस की थी। किसकी की थी? पाइथागोरस की आर्यभट्ट ने रहनुमाई की थी मैथमेटिक्स में। किसमें? मैथमेटिक्स में। आ रही बात समझ में? आर्यभट्ट मैथमेटिशियन भी थे, इल्म रियाजी, जिसको उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं? इल्म रियाजी से खासा उनको जानकारी थी। तो उसमें इन्होंने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। उसके बाद कितना देर हो गया? सवाल नंबर 62, उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है? क्या कह रहा है? उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है? तो हमने पढ़ा था डिप्टी नजीर अहमद का उर्दू का पहला नाविल किसे करार दिया जाता है? क्या इब्नुल वक्त को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है? गोदान, मिरातुल उरूस, तौबतुन नुसू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मिरातुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। किसको? मिरातुल उरूस को। किसको? मिरातुल उरूस को उर्दू का पहला
नाविल करार दिया जाता है। अब पूछेगा सबसे अहम नाविल डिप्टी नजीर अहमद का कौन सा है, तो इब्नुल वक्त अहम नाविल। कौन सा अहम नाविल, इब्नुल वक्त। और सबसे पहला नाविल मिरातुल उरूस, पहला नाविल मिरातुल उरूस, पहला नाविल कौन सा हो जाएगा, मिरातुल उरूस। और अहम नाविल इब्नुल वक्त, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, समझना है। अहम नाविल इब्नुल वक्त और पहला नाविल मिरातुल उरूस। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 62 में हमीदा नुसूह की कौन थी, तो ये तौबतुन नुसूह से लिया गया है। किससे लिया गया है, तौबतुन नुसूह से, डिप्टी नजीर अहमद का जो नाविल है उससे लिया गया। तो हमीदा नुसूह की कौन थी, पोती थी, बेटी थी, भांजी थी, बहन की बेटी थी, तो ये बेटी थी। कौन थी, बेटी थी। हमीदा बेटी थी, हमीदा कौन थी, बेटी थी। और फहमीदा बीवी थी, फहमीदा कौन थी, बीवी थी। दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है। फहमीदा कौन थी, बीवी थी, और ये बेटी थी। फहमीदा बीवी थी और हमीदा कौन थी, बेटी थी। हमीदा कौन थी, बेटी थी। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 63 में नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। इनका जमाना था 1800 बाद का। कब का, 1800 बाद। 1800 बाद में ये 1836, 1840, 1837, 1835, तो 1836 में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। कब हुई थी, 1836 में क्या हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी, 1836 में पैदाइश हुई थी। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश 1836। सवाल नंबर 64 डिप्टी नजीर अहमद किस नाविल के मुसन्निफ हैं, तो इनका एक नाविल हमारे सिलेबस में शामिल है जिसको हम लोग बोलते हैं तौबतुन नुसूह। क्या बोलते हैं, तौबतुन नुसूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तौबतुन नुसूह के क्या हो जाएगा, तौबतुन नुसूह के ये क्या थे, मुसन्निफ। आइए हमारे सिलेबस में भी शामिल है। उसके बाद सवाल नंबर 65 में कह रहा है डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज किया, तो डिप्टी नजीर अहमद किस हैसियत से मशहूर है, नाविल निगार की हैसियत से। किस हैसियत से मशहूर है, नाविल निगार की हैसियत से। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है दास्तान, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है ड्रामा, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है नाविल, ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है अफसाना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। किस किस हैसियत से, नाविल। यानी डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज, आगाज का मतलब होता है शुरू करना, आगाज का मतलब क्या होता है, शुरू करना। तो कौन कौन सा सिन्फ को शुरू किया, कौन से प्रकार को शुरू किया इन्होंने, नाविल को। किसको शुरू किया, नाविल को लिखना शुरू किया। उसके बाद है सवाल नंबर 66 में कह रहा है किस उम्र में गालिब की शादी हुई, गालिब की शादी किस उम्र में हुई, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। तो गालिब की शादी भी बचपने में उमराव बेगम से हो गई। किससे हो गई, उमराव बेगम से। कितने साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हो गई थी। सवाल नंबर 67 में कह रहा है गालिब के आबा व अजदाद यानी उनके पूर्वज कहां से हिंदुस्तान आए, तो गालिब के आबा व अजदाद यानी उनके पूर्वज क्या इराक से आए थे, नहीं। जापान से आए थे, नहीं। जापान से कैसे आएंगे गालिब, वो भी। ईरान से आए थे, नहीं, नहीं। ईरान से आए थे, यही सही आंसर होगा, ईरान से आए थे। कहां से आए थे, ईरान से आए थे। अब पाकिस्तान से गालिब जब थे तो पाकिस्तान बना भी नहीं था, तो पाकिस्तान से कैसे आ जाएंगे, अरे बात समझ में, क्या हो जाएगा, ईरान से आए थे। कहां से आए थे, ईरान से आए थे। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 68 में मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए, कि अलीगढ़ में पैदा हुए, कि दिल्ली में पैदा हुए, कि आजमगढ़ में पैदा हुए। देखो इनके पैदाइश कहाँ पे हुई थी, आगरा, इनके ननिहाल में। कहाँ पे हुई थी, ननिहाल में। कहाँ पे हुई थी, ननिहाल में। यानी आगरा में ये क्या हुए थे, पैदा हुए थे। लेकिन इनकी वफात जो हुई वो कहाँ हुई, दिल्ली में, वफात दिल्ली में। तो ये दोनों याद रखना है, गालिब की पैदाइश आगरा में हुई, लेकिन इंतकाल यानी वफात, मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 69 में कह रहा है गालिब का असल नाम क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। गालिब का असल नाम क्या था, असदुल्ला खान, असअदुल्ला खान, अशअरुल्ला खान, असीरुल्ला खान। चारों ऑप्शन देखने में एक ही तरह लग रहा है, चारों ऑप्शन देखने में एक ही तरह लगना है। तो अभी इसी एग्जाम में
देखकर घबराना नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। तो असदुल्ला खान इनका क्या हो जाएगा? असल नाम। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कौन था? असदुल्ला खान क्या था इनका? सही असल नाम इनका क्या था? असदुल्ला खान। ना असअदुल्ला अगर आइन आ जाएगा तब भी नहीं होगा, अशअरुल्ला आइन और रा आ जाएगा तब भी नहीं होगा, असीरुल्ला यानी या और रा भी आ जाएगा तब भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा में क्या हो रहा है? माना और मतलब बदल जा रहा है। तो इसलिए गालिब का असल नाम क्या था? गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खान। क्या नाम था? असदुल्ला खान। सवाल नंबर 70 में कह रहा है गालिब की वालिदा का नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा था सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि गालिब की वालिदा का नाम क्या था। तो गालिब की वालिदा का नाम था इज्जतुन्निसा बेगम। क्या था? इज्जतुन्निसा। और सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था बाबू? सर सैयद की वालिदा का अजीजुन्निसा। क्या था? अजीजुन्निसा। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए इसको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। तो गालिब की वालिदा का इज्जतुन्निसा और सर सैयद की वालिदा का अजीजुन्निसा। क्या नाम था? अजीजुन्निसा। अब देखो सवाल नंबर 71, गालिब कब पैदा हुए? गालिब कब पैदा हुए? तो बाबू गालिब के बारे में तो बहुत मशहूर है, वो कब पैदा हुए थे? 1798, 1800, 1799, 1797। कौन सा होगा? 1797। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा बाबू? सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 72 में कह रहा है उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? यानी उर्दू में खत लिखना किसने शुरू किया? तो हमारे सिलेबस में 3 खत है। कितना खत है? 3 खत। एक है अब्दुल गफूर शाहबाज का। किसका है? अब्दुल गफूर शाहबाज का। एक है मेहदी अफादी का और एक है मिर्जा गालिब का। अब देखो इन तीनों में से कौन सा नाम इसमें दिख रहा है? हाली का दिख रहा है, दाग देलवी का दिख रहा है, मीर तकी मीर का दिख रहा है, मिर्जा गालिब का दिख रहा है। किनका दिख रहा है? मिर्जा गालिब। तो यही ना हो जाएंगे हमारे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब। यानी खुतूत का सिलसिला, खुतूत लिखने का, खत यानी पत्र, खत मतलब पत्र लिखना शुरू किया किसने? गालिब ने। किसने लिखना शुरू किया? गालिब ने। आ रही बात समझ में? उसके बाद सवाल नंबर 73, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेरे एहतमाम कौन सा अखबार जारी होता था? मतलब कौन सा पेपर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पब्लिश्ड होता था? क्या होता था? पब्लिश्ड होता था। अरे बात समझ में? प्रकाशित कौन सा पेपर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए? दारुस सल्तनत, सियासत, सदाए आम, शशुम। तो कौन सा होता था? दारुस सल्तनत। जिसके चीफ एडिटर कौन थे? अब्दुल गफूर शाहबाज। इसके चीफ एडिटर कौन थे? अब्दुल गफूर शाहबाज। और ये किसके जरिए निकलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। किसके जरिए निकलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। और इसके चीफ एडिटर कौन थे? अब्दुल गफूर शाहबाज। कौन थे? अब्दुल गफूर शाहबाज। सवाल नंबर 74 में कह रहा है शहबाज का इंतकाल कब हुआ? क्या कह रहा है? शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1908, 1907, 1906, 1905। मालूम है कब इंतकाल हुआ था? 1908 में। कब इंतकाल हुआ था? 1908 में। शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में शहबाज का इंतकाल हुआ था। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल नंबर 75 में कह रहा है मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? अंग्रेजी में, अरबी में, बंगला में, हिंदी में। तो इसमें एक दो लोग हैं कि इनको किस उर्दू के अलावा और किस पर महारत हासिल? जैसे डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन थे, तो उर्दू के अलावा उर्दू में उनको किस पर महारत हासिल थी? नफ्सियात पर। एक और थे कोई, लेकिन ये मेहदी अफादी जो है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान पर महारत हासिल है? तो अंग्रेजी जबान पर। किस पर महारत हासिल है? अंग्रेजी जबान पर। किस पर महारत हासिल है? अंग्रेजी जबान पर महारत हासिल है। सवाल नंबर 76, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? सवाल नंबर 76 क्या कर रहा है? मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? अली हसन, मेहदी हसन, हसन इमाम, हसन अली। तो मेहदी हसन क्या है कि मेहदी से मालूम चल रहा है कि मेहदी अफादी। अरे बात समझ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मेहदी हसन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मेहदी हसन। सवाल नंबर 77 में कह रहा है मेहदी अफादी ने कितनी शादी की?
तो मेहदी अफादी ने कितनी शादी की थी? 3 शादियां की थी। कितनी शादी की थी? 3 शादी की थी। मेहदी अफादी कितनी शादी किए थे? 3 शादी किए थे। कितनी शादी किए थे मेहदी अफादी? 3 शादी की थी। हाँ, तीसरी बीवी का नाम था अजीमुन निसा बेगम। क्या नाम था? हाँ, जो फेमस थी बेगम मेहदी के नाम से। किस नाम से फेमस थी? बेगम मेहदी या बेगम मेहदी अफादी के नाम से क्या थी? फेमस थी। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है कलीमुद्दीन, शिबली नौमानी, शहबाज, हसरत। तो क्या हम कलीमुद्दीन के बारे में अपने सिलेबस में कुछ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। शिबली नौमानी के बारे में अपने सिलेबस में कुछ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। हसरत मोहानी के बारे में हमने कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाज। क्या हो जाएगा? शाहबाज। कौन सा हो जाएगा? शाहबाज। और ये वही शाहबाज है, अब्दुल गफूर शाहबाज। कौन सा है बाबू? अब्दुल गफूर शाहबाज। कौन सा है? अब्दुल गफूर शाहबाज। उसके बाद सवाल नंबर, बैदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? बैदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? वाले पूछता तो दूसरा ऑप्शन होता, लेकिन वाली पूछ रहा है तो 2 लोग थे। एक थे फैयाज रिफात। एक कौन थे? फैयाज रिफात। एक कौन थे? फैयाज रिफात। ये मर्द थे, क्या थे? और ये लेडीज थी, फैयाज रिफात। फैयाज रिफात ये मर्द थे। और इस्मत चुगताई ये क्या थी? आपा थी। क्या थी? आपा थी, यानी मतलब ये लेडीज थी। क्या थी? लेडीज। तो इस्मत चुगताई, इन दोनों ने मिलकर क्या लिया था? बैदी का इंटरव्यू लिया था। क्या लिया था? इंटरव्यू लिया था। इस्मत चुगताई। तो इस्मत चुगताई और फैयाज रिफत दोनों ने मिलकर क्या लिया था? इंटरव्यू लिया था। बैदी का इंटरव्यू लिया था। तो इसमें इंटरव्यू लेने वाली कौन हो जाएंगी? इस्मत चुगताई। कौन हो जाएंगी? इस्मत चुगताई। कौन हो जाएंगी? इस्मत चुगताई। आ रही बात समझ में? उसके बाद सवाल नंबर 80, बैदी के पहले अफसाने का नाम बताइए। तो बैदी का पहले अफसाने के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इनका एक पहला अफसानवी मजमुआ था दाना वो दाम। पहला अफसानवी मजमुआ दाना वो दाम। क्या था? दाना वो दाम। ये अफसानवी मजमुआ था। क्या था? अफसानवी मजमुआ। क्या था? अफसानवी मजमुआ। मतलब इसमें बहुत सारे अफसाने होंगे। मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे अफसाने होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना पूछा है? पहले अफसाने का सिर्फ नाम बताना। क्या तो बताना है? पहले अफसाने का नाम। तो महारानी का तोहफा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महारानी का तोहफा। महारानी का तोहफा इनका पहला अफसाना था। अब पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा था? दाना वो दाम। कौन सा था? दाना वो दाम। कौन सा था? दाना वो दाम। सवाल नंबर 81, किसी खास मौजू पर, मौजू किसको बोलते हैं बाबू? टॉपिक को। मौजू किसको बोलते हैं? टॉपिक को बोलते हैं। तो किसी खास मौजू पर दो अशखास मतलब 2 लोगों की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरव्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरव्यू बोलेंगे। किसी टॉपिक पर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, अरे बात मुलाकात के वक्त। किस वक्त? मुलाकात के वक्त। तो उसको हम लोग उर्दू में इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 82, राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे? राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे? नुक्काद थे, शायर थे, सहाफी थे, अफसाना निगार थे। तो नुक्काद के बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है अपनी सिलेबस में। शायर में इनका नाम है? नहीं है। नहीं है। तो शायर में नहीं है। सहाफी ये थे? नहीं थे। क्या थे? अफसाना निगार थे। क्या थे? अफसाना निगार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है चकबस्त। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त का असल नाम क्या था? पंडित बिरिज नारायण। क्या नाम था? पंडित बिरिज नारायण। क्या नाम था? पंडित बिरिज नारायण। ये भी पूछेगा कि उनका असल नाम क्या था। तो पंडित बिरिज नारायण का ही तखल्लुस था क्या? चकबस्त। क्या था? चकबस्त। तो चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी? 1881, 82, 83, 84। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, यानी 1882। 1882 में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। कहां पे? फैजाबाद में। कहां पे? फैजाबाद में पैदा हुए थे। कहां पे पैदा हुए थे? फैजाबाद। बाद में ये लखनऊ मुंतकिल हो गए थे, लखनऊ चले गए थे। उसके बाद है चकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है?
तो चकबस्त की नज्म कौन सी हमारे निसाब में शामिल है? इंडिया गेट, मनाजिर कुदरत, हम नौजवां हैं, खड़ा डिनर। तो इंडिया गेट तो है जगन्नाथ आजाद की। किनकी है बाबू? जगन्नाथ आजाद की। किनकी है? जगन्नाथ की। मनाजिर कुदरत ये है चकबस्त की। किनकी है? चकबस्त की। किनकी है? चकबस्त की। और हम नौजवान है ये है परवेज शाहिदी की। ये किनकी है? परवेज शाहिदी की। और खड़ा डिनर ये किनका है? सैयद मोहम्मद जाफरी की है। किनकी है? सैयद मोहम्मद जाफरी की। किनकी है? सैयद मोहम्मद जाफरी। तो चारों नज्म को हमने देख लिया। इंडिया गेट किनका था? जगन्नाथ आजाद की। मनाजिर कुदरत किनका है? चकबस्त का। हम नौजवान हैं किनका है? परवेज शाहिदी का। और खड़ा डिनर किनका है? सैयद मोहम्मद जाफरी का। इसको याद रखना है, ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है। शामिल निसाब नज्म मनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी है? अब देखो, इसमें जो है देहरादून के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? देहरादून के बारे में। इस नज्म में देहरादून की मंजर कशी की गई है। क्या की गई है? मंजर कशी। मतलब उसके उसको इसको बयान किया गया कि देहरादून कैसा शहर है, कैसी जगह है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मंजरी शायरी। क्या बोलते हैं? मंजरी शायरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंजरी शायरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चकबस्त किस पेशे यानी काम से मुंसलिक थे? तो चकबस्त का काम क्या था? चकबस्त वकील थे। चकबस्त क्या थे? वकील थे। चकबस्त क्या थे? वकील थे। आइए, अपने एक मुकदमे के सिलसिले में ही रायबरेली गए थे कि वहां पे उनकी क्या हो गई थी? देहांत हो गई थी, वफात हो गई थी रायबरेली स्टेशन पर, फालिज की वजह से। किस वजह से? 1926 में। कब? 1926 में फालिज की वजह से। किस वजह से? फालिज की वजह से चकबस्त की क्या हो गई थी? रायबरेली स्टेशन पर मृत्यु हो गई थी, यानी वफात हो गई थी उर्दू में, जिसको हम लोग वफात बोलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 87, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर किया करवाया? तामीर करवाने का मतलब होता है बनवाना। तामीर करवाने का मतलब क्या होता है? बनवाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इसी तरह इंडिया गेट किसकी नज्म है? तो इंडिया गेट क्या निदा फाजली की है, जगन्नाथ आजाद की है, परवेज शाहिदी की है, सैयद मोहम्मद जाफरी की? तो इनमें से देखो, निदा फाजली का जो है 2 नज्म है। कितने नज्म है? 2 नज्म है। 2 नज्म में कौन सी का कौन कौन सा नज्म है? एक नज्म बहुत आसान थी पहले। कौन सी नज्म बहुत आसान थी पहले? 2 नज्म है। कौन सी? एक नज्म बहुत आसान थी पहले। दूसरा नज्म जगन्नाथ आजाद की है इंडिया गेट। जगन्नाथ आजाद की क्या है? इंडिया गेट। उसके बाद परवेज शाहिदी की नज्म जो है उसका नाम क्या है? हम नौजवां हैं। क्या है? हम नौजवां हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी की जो नज्म है उसको हम लोग बोलते हैं खड़ा डिनर। क्या बोलते हैं? खड़ा डिनर। और इनकी एक और नज्म थी बिजली का खंबा। क्या था? बिजली का खंबा। तो निदा फाजली के जो 2 नज्म है, नज्म बहुत आसान थी पहले और बिजली का खंबा। जगन्नाथ आजाद की इंडिया गेट, परवेज शाहिदी का हम नौजवां हैं, और सैयद मोहम्मद जाफरी का खड़ा डिनर। सैयद मोहम्मद जाफरी का खड़ा डिनर। और ये इनकी नज्म है। तो इसका इंडिया गेट किसकी नज्म है? जगन्नाथ आजाद की। किनकी नज्म हो जाएगी? जगन्नाथ आजाद की। यानी दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? क्या पूछ रहा है? जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? क्या 1920 में पैदा हुए, 1919 में पैदा हुए, 1918 में पैदा हुए, 1917 में पैदा हुए? तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ये क्या है? सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1918 में जगन्नाथ आजाद की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। उसके बाद सवाल नंबर 90 कितना कह रहा है? सवाल नंबर 90। ये 150 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको आप लोग एक मरतबा बढ़िया से तैयारी कीजिएगा और इसका हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। 50 के 50 आपके ऑब्जेक्टिव दरख्शां से बन जाएगा। जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आजाद की हमारे निसाब में जो शामिल है वो इंडिया गेट है। कौन सा है? इंडिया गेट। और ये तो परवेज शाहिदी की है, हम नौजवान है। खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की है। किनकी है? सैयद मोहम्मद जाफरी की। सवाल नंबर 91, परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई? परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो पर 91 हो गया, बस 150। परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई? 1912, 1911, 1910, 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1910। 1910 में परवेज शाहिदी की पैदाइश हुई। 1910 में परवेज शाहिदी की पैदाइश हुई। उसके बाद पूछ रहा है परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज शाहिदी तो ये इनका टाइटल था, शाहिदी इनका टाइटल था, लेकिन इनका असल नाम दूसरा था। सैयद अनवार हुसैन हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। सैयद अबरार हुसैन नहीं पढ़े हैं। सैयद शहजाद हुसैन नहीं पढ़े हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद इकराम हुसैन। कौन सा हो जाएगा? सैयद इकराम हुसैन। उसके बाद सवाल नंबर 93, तसलीसे हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो सैयद मोहम्मद परवेज शाहिदी का तसलीसे हयात किसका शायरी मजमुआ है? परवेज शाहिदी का। किसका है? परवेज शाहिदी का। किसका है? परवेज शाहिदी का। इनकी 2 किताबें थी। कितनी किताबें थी? 2 किताबें थी। नंबर 1 रक्स हयात, नंबर 1 रक्स हयात, और नंबर 2 तसलीसे हयात। नंबर 2 कौन सा था? तसलीसे हयात। तो इन दोनों को याद रखना है। इनकी एक और किताब है रक्स हयात, और नंबर 2 पर तसलीसे हयात, नंबर 2 पर तसलीसे हयात। तो ये परवेज शाहिदी की किताब है। तसलीसे हयात किसका शायरी मजमुआ है? परवेज शाहिदी का है। किसका है? परवेज शाहिदी का। सवाल नंबर 94, हम नौजवान हैं किसकी नज्म है? तो हम नौजवान अभी मैंने बताया, हम नौजवान हैं परवेज शाहिदी का है। किनका है? परवेज शाहिदी का। उसके बाद कह रहा है सवाल नंबर 95, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फाजली पैदा तो हुए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के किस शहर में? ग्वालियर में। किस शहर में? ग्वालियर में। बाद में ये लोग कहाँ मुंतकिल हो गए? 1964 या 65 में ये लोग पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। कहाँ पे मुंतकिल हो गए? पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए। शामिल निसाब नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? निदा फाजली, जगन्नाथ आजाद, परवेज शाहिदी। तो शामिल निसाब नज्म बिजली के खंबे के शायर जो है वो कौन है? तो बिजली खंबा निदा फाजली का है। किनका है? निदा फाजली। इनका 2 नज्म था, एक नज्म बहुत आसान थी पहले, और एक ये बिजली का खंबा। तो ये निदा फाजली का नज्म है। उसके बाद कह रहा है मंदरजा झेल में से निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है? तो आहंग है, हमने नहीं पढ़ा है, आहंग नहीं हो सकता है। उसके बाद जिंदगी की तड़प, उसके बाद शौखिये तहरीर। ये शौखिये तहरीर जो है ये सैयद मोहम्मद जाफरी का मजाहिया शायरी का, किसका? मजाहिया शायरी का मजमुआ है। किसका? मजाहिया शायरी का मजमुआ है। किनका? सैयद मोहम्मद जाफरी का। किनका है? सैयद मोहम्मद जाफरी का। किनका है? सैयद मोहम्मद जाफरी का। मजाहिया शायरी का मजमुआ है शौखिये तहरीर। इनका जो है जिंदगी की तड़प, क्या है? जिंदगी की तड़प। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 98, नज्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? तो नज्म बहुत आसान थी पहले के शायर निदा फाजली है। इनकी 2 नज्म थी, एक बिजली का खंबा और एक नज्म बहुत आसान थी पहले। सवाल नंबर 99 में कह रहा है खड़ा डिनर क्या है? तो खड़ा डिनर के नाम ही से मालूम चल रहा है कि इसमें क्या किया गया? मजाक किया गया, यानी मजाहिया नज्म। क्या है? मजाहिया नज्म। क्या है? मजाहिया नज्म। सवाल नंबर 100, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। और हिंदुस्तान के अलावा उर्दू कहाँ चलती है? पाकिस्तान में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ही जगह उर्दू ज्यादा चलती है। तो ये कहाँ के हो जाएंगे? पाकिस्तान के हो जाएंगे।
सवाल नंबर 101, सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ? सैयद मोहम्मद जाफरी का कब इंतकाल हुआ? 1977, 1976, 1975, 1974। इसमें सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 1976। क्या हो जाएगा? 1976 में सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल हो गया था। क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। 1976 में इनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद सवाल नंबर, रक्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? रक्स हयात, अभी मैंने बताया 2 किताबें थी परवेज शाहिदी की। कितनी किताबें थी? 2 किताबें थी। एक था तसलीसे हयात, एक क्या था? तसलीसे हयात, और एक था रक्स हयात। ये दोनों, तसलीसे हयात और एक है रक्स हयात, ये दोनों, ये और ये दोनों परवेज शाहिदी की किताब है। किसी किताब है? परवेज शाहिदी का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 103, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? यानी गालिब अपना पहला क्या टाइटल रखते थे? तो असद रखते थे। क्या रखते थे? असद। बाद में इन्होंने बदल कर क्या कर दिया था? गालिब कर दिया था। क्या कर दिया था? गालिब कर दिया था। क्या कर दिया था? गालिब कर दिया था। सवाल नंबर 104, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा था? तो शामिल निसाब मरसिया गालिब ने आरिफ की मौत पर लिखा था। किसकी मौत पर लिखा था? आरिफ की मौत पर लिखा था। ये बहुत बहुत मशहूर क्वेश्चन है। उसके बाद मुगलिया सल्तनत से गालिब को कौन सा खिताब मिला था? खिताब ये ग्रामर का एक सेक्शन होता है। मारिफा की किस्म होती है अलम, अलम की फिर 5 किस्म होती है, जिसमें से एक आता है खिताब। एक क्या आता है? खिताब। खान बहादुर, शमसुल उलमा, सर, और एक और है दबीरुल मुल्क। एक और क्या है? दबीरुल मुल्क। एक और क्या है? दबीरुल मुल्क। तो उनका जो खिताब था गालिब का, वो दबीरुल मुल्क था। क्या था? दबीरुल मुल्क। शमसुल उलमा भी नहीं होगा, खान बहादुर भी नहीं होगा, सर भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों की तरफ से मिलता है। तो इसका बादशाह की तरफ से क्या मिलना था? दबीरुल मुल्क। क्या मिला था? दबीरुल मुल्क। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 106, वाक़े करबला के अलावा, वाक़े करबला के अलावा, किसके अलावा? वाक़े करबला के अलावा किसी फर्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? तो मरसिया की 2 किस्में होती है। एक होता है मरसी, सिर्फ मरसिया। एक क्या होता है? सिर्फ, एक होता है सिर्फ मरसिया। एक क्या होता है? सिर्फ मरसिया। और दूसरा क्या होता है? शख्सी मरसिया। दूसरा क्या होता है? शख्सी मरसिया। क्या होता है? शख्सी मरसिया। ये आला जो है ये वाक़े करबला के साथ क्या है? खास है। ये आला मरसिया 1 नंबर वाक़े करबला के साथ खास है। शख्सी मरसिया में किसी भी आदमी पर अगर मरता है वो, और उसके गम में और उसके रंज में अगर हम शायरी के अंदाज में उस पर गम और रंज का इजहार करें तो उसको हम लोग बोलेंगे शख्सी मरसिया। क्या बोलेंगे? शख्सी मरसिया। सवाल नंबर 107, मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? तो हमने पढ़ा था कि मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा तबाबत का था। क्या था? तबाबत का था। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा कौन सा था? तबाबत का था। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा तबाबत का था। उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। तो उर्दू की पहली मसनवी का नाम, ये बुक में नहीं दिया लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है? पूछता है। तो उर्दू की पहली मसनवी का नाम ऑप्शन नंबर 4 होगा, कदम राव पदम राव। क्या होता है? कदम राव पदम राव। इसको सभी लोग को याद कर लेना एकदम। उर्दू के जो सबसे पहली मसनवी थी, पहली मसनवी जो लिखी गई थी वो था कदम राव पदम राव। क्या था? कदम राव पदम राव। इसको याद कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 109, जेरे निसाब जहरे इश्क किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक रखती है? तो जितना भी जहरे इश्क, फरेबे इश्क, बहारे इश्क, जितना भी इश्क वाला आएगा वो सब क्या होगा? सब मसनवी होगा। सब क्या होगा? मसनवी होगा। जहरे इश्क ये क्या है? मसनवी है। जहरे इश्क क्या है? मसनवी है। उसके बाद सवाल नंबर 110, शौक लखनवी की सन्ने पैदाइश क्या है? शौक लखनवी की सन्ने पैदाइश क्या है? तो शौक लखनवी कब पैदा हुए? 1780,
1781, 1782, 1783। तो शौक लखनवी 1783 में पैदा हुए थे। कितने में पैदा हुए थे? 1783 में पैदा हुए थे और 1848 में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मुसहफी का पूरा नाम क्या था? गुलाम रब्बानी, गुलाम सैदानी, गुलाम हमदानी, गुलाम हक्कानी। तो गुलाम हमदानी इनका क्या था? पूरा नाम था। क्या नाम था? गुलाम हमदानी नाम था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 112, अमरोहा का ताल्लुक किस सूबे से? अमरोहा एक शहर का नाम है। अमरोहा क्या है बाबू लोग? अमरोहा एक शहर का नाम है और ये कहाँ पड़ता है? हमारे बगल वाले स्टेट यानी बगल वाले सूबे में, बगल वाली रियासत में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो अमरोहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? उत्तर प्रदेश। मुसहफी की पैदाइश कब हुई? मुसहफी की पैदाइश कब हुई? तो मुसहफी की पैदाइश हुई थी 1748 में। कब हुई थी? 1748 में। कब हुई थी मुसहफी की पैदाइश? 1748 में। सवाल नंबर 114, कौन मशहूर शायर मुसहफी के शागिर्द थे? तो मुसहफी के एक मशहूर शायर जो थे वो शागिर्द थे, लेकिन वो एक मशहूर आदमी के उस्ताद भी थे। क्या थे? उस्ताद भी थे। तो मुसहफी के शागिर्द थे आतिश। मुसहफी के शागिर्द कौन था? आतिश था। लेकिन आतिश जो थे ये नसीम के क्या थे? उस्ताद थे। ये क्या थे? नसीम के उस्ताद थे और मुसहफी के शागिर्द थे। नसीम के आतिश क्या थे? उस्ताद थे। क्या थे? नसीम के आतिश जो थे उस्ताद थे, लेकिन मुसहफी के ये क्या थे? शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द थे, लेकिन ये नसीम के उस्ताद थे। तो दोनों पूछ सकता है। या तो ये पूछेगा कि मुसहफी के शागिर्द कौन थे? तो आतिश थे। आतिश के शागिर्द कौन थे? तो नसीम थे। या नसीम के उस्ताद कौन थे? आतिश थे। आतिश के उस्ताद कौन थे? मुसहफी थे। ऐसे घुमा फिरा के सवाल कर सकता है। अब देखिए सवाल नंबर 115, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मुसन्निफ कौन है? नसीम, आतिश, मीर हसन, मुसहफी। तब मसनवी लिखने वाले कौन थे? एक नसीम थे। नसीम थे, नसीम का एक ही मसनवी है। नसीम थे तो नसीम की कितना है? एक ही मसनवी है, गुलजारे नसीम। कौन सा है? गुलजारे नसीम। कौन सा है? गुलजारे नसीम। तो अभी इनका तो पत्ता कट गया, एक ही है भाई इनका, तो इनका हो ही नहीं सकता। उसके बाद आतिश, आतिश ये मसनवी निगार नहीं थे, मीर हसन भी नहीं थे। तो किनका है ये? मुसहफी का है। बहरुल मोहब्बत किनका मसनवी है? मुसहफी का। किनका है? मुसहफी का। उसके बाद सवाल नंबर 116 में बाबू लोग कह रहा है नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो हम पढ़े हैं कि नसीम का इंतकाल, नसीम की पैदाइश जो हुई 1811 में। कितने में हुई थी? 1811 में ये पैदा हुए थे, लेकिन इनकी वफात हो गई थी 1845 में। इनकी वफात कितने में हो गई थी? 1845 में। इनकी वफात कितने में हो गई थी? 1845। लेकिन इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1811 में। ये ज्यादा साल जिंदा नहीं रहे थे, 44 साल बस जिंदा। 44 साल नहीं, शायद 1811 में लेकिन पैदा हुए थे और 1845 में इनकी वफात हो गई थी। उसके बाद नसीम की मसनवी का नाम बताइए। तो नसीम की मसनवी हमने अभी पढ़ा, उनकी एक ही मसनवी थी। कितनी मसनवी थी? एक मसनवी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं गुलजारे नसीम। क्या बोलते हैं? गुलजारे नसीम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलजारे नसीम सही ऑप्शन हो जाएगा। शायरी में नसीम के उस्ताद कौन थे? तो शायरी में नसीम के जो उस्ताद थे अभी पढ़े हम लोग, गालिब थे, आतिश थे। कौन थे? सॉरी, आतिफ थे। कौन? आतिश थे। कौन थे? आतिश थे। शायरी में नसीम के उस्ताद आतिश थे और आतिश के उस्ताद मुसहफी थे। कौन थे? मुसहफी थे। इनके उस्ताद कौन थे? इनके उस्ताद मुसहफी थे। और ये किनके उस्ताद थे? ये थे नसीम के उस्ताद। ये किनके थे? नसीम के उस्ताद थे। ये नसीम के उस्ताद थे और इनके उस्ताद मुसहफी थे। तो ये चीज है। उसके बाद नसीम का पूरा नाम क्या था? नया शंकर, रविशंकर, किरण शंकर, दयाशंकर। तो दयाशंकर नसीम या दयाशंकर कोल? दयाशंकर नसीम या दयाशंकर कोल, दोनों में से कोई नाम पूछ सकता है। तो दयाशंकर नसीम इनका नाम था। क्या नाम था? दयाशंकर नसीम।
और ये एक कश्मीरी पंडित थे। क्या थे? कश्मीरी पंडित थे। कैसे, कहाँ के पंडित थे? कश्मीरी पंडित थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको क्या करना है हम लोगों को? याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। कश्मीरी पंडित थे। दयाशंकर नसीम कोल इनका नाम था। इनके इनका नसीम का पूरा नाम हो गया दयाशंकर नसीम, लेकिन ये कश्मीर के पंडित जी थे। कश्मीर के क्या थे? पंडित जी थे। बकावली का महबूब क्या था? हमने इनके नसीम का जो मसनवी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मसनवी, कि बकावली का महबूब, वो अपने महबूब के तलाश करने के लिए जंगलों बयाबान में चक्कर काटती है, जंगलों बयाबान में चक्कर काटती है। तो वो जिस बादशाह के पास जाती है उसका नाम होता है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन, जैनुल मुलूक। जैनुल मुलूक कौन होता है? बादशाह। जैनुल मुलूक कौन होता है? बादशाह होता है। आइनुल मुलूक हमने पढ़ा नहीं है। दबीरुल मुल्क ये गालिब का खिताब है। तो बचा कौन सा? ताजुल मुलूक। ताजुल मुलूक बकावली का क्या था? महबूब था। ताजुल मुलूक कौन था? बकावली का महबूब। बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मुलूक। बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मुलूक। बकावली का महबूब ताजुल मुलूक। उसके बाद सवाल नंबर 121 में कह रहा है मसनवी के क्या माना होता है? मैंने बताया था बाबू लोग, मसनवी का माना होता है दो दो। मसनवी का माना होता है दो दो। ये इस्नान से बना है। किससे बना है? इस्नान से। अरबी लफ्ज है, इसका मतलब होता है दो। अब मसनवी है तो मसनवी का मतलब होता है दो दो। मसनवी का मतलब क्या होता है? दो दो। तो मसनवी का दो दो जब मतलब होता है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बाबू? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 122 में कह रहा है मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या हामिद था? नहीं, हामिद नहीं था। फिदा हुसैन वामिक था। क्या था? फिदा हुसैन वामिक था। अहमद फराज तो खुद शायर थे। इकराम ये खुद शायर थे, परवेज शाहिदी का नाम है इकराम। तो फिदा हुसैन वामिक ये मुबारक अजीमाबादी के क्या थे? वालिद साहब थे। क्या थे? वालिद साहब थे। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना, दरभंगा, चंपारण, गया। तो चंपारण तो होगा नहीं, गया भी नहीं होगा, चंपारण नहीं होगा, गया भी नहीं होगा, दरभंगा, पटना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा। दरभंगा में ताजपुर में ये पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? ताजपुर में पैदा हुए। दरभंगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जिस गजल में रदीफ ना हो उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों लोग हम आज ही आप लोगों को पढ़ाए थे, जिस गजल में रदीफ ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ। जिस गजल में रदीफ ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैर मुरद्दफ। यानी जिस गजल में रदीफ नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैर मुरद्दफ। अब यहाँ सवाल नंबर 125 में कह रहा है गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया कि गजल जो लिखी जाती है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, इस तरह करके 10 लाइन लिखा जाता है। तो ये 2 लाइन जो होता है पहला शेर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मतला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतला। ये जो दो आखिरी का लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मक्ता। क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। तो शुरू के जो 2 लाइन होता है, एक मिसरा 2 मिसरा मिलाकर एक शेर होता है। तो एक शेर को जो पहला वाला शेर रहता है उसको हम लोग मतला बोलते हैं, और दूसरे जो सबसे लास्ट में होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम लोग मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 126, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? अभी मैंने बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। गजल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है? माखूज मतलब लिया गया। अरबी के किस सिन्फ शायरी से लिया गया है? तो गजल को कसीदे से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू लोग? कसीदे से लिया गया है। किससे लिया गया है? कसीदे से। उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद दाग देहलवी थे। कौन थे? दाग देहलवी थे। और फारसी में इनके उस्ताद थे, फारसी में इनके उस्ताद थे अब्दुल हमीद। कौन थे? अब्दुल हमीद। कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान। कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान उनका नाम था।
ये फारसी के उस्ताद थे, मुबारक अजीमाबादी के, मुबारक अजीमाबादी। तो अब्दुल हमीद परेशान ये फारसी के उस्ताद थे, और उर्दू के उस्ताद इनके कौन थे? दाग देलवी थे। कौन थे? दाग देलवी। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर। तो हमने पढ़ा था 1933 में, कितने में? 1933 में। कितने में? 1933 में अहमद फराज की पैदाइश पिशावर में हुई। कब हुई? पिशावर में हुई। सवाल नंबर 130 में कह रहा है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो अहमद फराज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो पाकिस्तान के थे तो दिल्ली में तो आएंगे नहीं। पिशावर यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो कराची यूनिवर्सिटी ने उनको एजाजी तौर पर डिग्री दी थी। किस किस तौर पर? एजाजी तौर पर डिग्री दी थी। एजाजी तौर पर डिग्री दी थी। क्या दी थी? डिग्री दी थी। लेकिन ये पिशावर यूनिवर्सिटी में क्या बने थे? एज लेक्चरर टीचर बने थे। क्या बने थे? एज लेक्चरर टीचर बने थे। किस यूनिवर्सिटी में? पिशावर यूनिवर्सिटी में। किसमें? पिशावर यूनिवर्सिटी में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 31, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? 1940, 1937, 1935, 1933। तो 1933 में इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। 1933 में। कब हुई थी? 1933 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहां पे? पिशावर में। कहां पे हुई थी? पिशावर में। कहां पे हुई थी? पिशावर में। उसके बाद अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो रूमानी मिजाज के शायर थे। यानी रूमानी मिजाज के शायर थे। रूमानी मिजाज जो थोड़ा सा इश्क मोहब्बत की बातें ज्यादा करे, उसको हम लोग रूमानी मिजाज बोलते हैं। हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? गालिब इंस्टीट्यूट, रजा लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, उर्दू एकेडमी। तो इन तीनों के बारे में तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़े हैं नहीं। गालिब इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर। हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? डायरेक्टर के ओहदे मतलब डायरेक्टर के पद पर विराजमान थे। तो गालिब इंस्टीट्यूट में। कहां पे? गालिब इंस्टीट्यूट में। सवाल नंबर 134, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? मरसिया गो, नाविल निगार, दास्तान गो, गजल गो। तो परवीन शाकिर की किस हैसियत से हमारे सिलेबस में शामिल है? गजल की हैसियत से। तो क्या हो जाएंगी? गजल गो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गजल गो हो जाएंगी। उसके बाद हसन नईम कहां पैदा हुए? तो हसन नईम दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, पटना। पटना में पैदा हुए थे। हसन नईम कहां पैदा हुए थे? पटना में। ये 3 शहर छोड़ देंगे। किस में पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर कितना हमारा सही हो जाएगा? चौथा नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 136 में कह रहा है परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद। तो इनकी पैदाइश हुई थी कराची में। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी? कराची में। कहां पे हुई थी? कराची में हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 137 में कह रहा है हसन नईम की वफात कहाँ हुई? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना। तो इनकी वफात कहाँ पे हुई थी? लखनऊ या दिल्ली या मुंबई या पटना। तो इनकी वफात हुई थी मुंबई में। इनकी वफात कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी इनकी वफात। उसके बाद सवाल नंबर 138, कितना है? 138। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तारिक हुसैन, काशिफ हुसैन, साकिब हुसैन। तो साकिब हुसैन इनके वालिद का नाम था। क्या नाम था? साकिब हुसैन। क्या नाम था? साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम साकिब हुसैन था। उसके बाद कह रहा है कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया? रूमानी शायरी, कदीम शायरी, क्लासिकी शायरी, जदीद शायरी। तो क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। किस शायरी का? क्लासिकी शायरी का इन्होंने क्या किया था? गहरा मुताला किया था। किसका? क्लासिकी शायरी का। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो परवीन शाकिर एज कंट्री वो पाकिस्तान में पैदा हुई। कहाँ पे पैदा हुई? पाकिस्तान में पैदा हुई। परवीन शाकिर
ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? तो रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से। कहां से किया था? रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने क्या किया था? मैट्रिक किया था। मिल्लत एकेडमी उर्दू आमना ये सब तो होगा ही नहीं, तो रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया था। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम था, इरफान के आगे बस अहमद लगा देंगे तो इनका असल नाम आ जाएगा इरफान अहमद सिद्दीकी। क्या आ जाएगा? इरफान अहमद सिद्दीकी। क्या आ जाएगा? इरफान अहमद सिद्दीकी। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर है? तो इरफान सिद्दीकी भी हमारे सिलेबस में किस हैसियत से शामिल है? गजल गो के हैसियत से। तो गजल के शायर के हैसियत से हम इनको मान सकते हैं। उसके बाद है मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? हैदराबाद, अजीमाबाद, लखनऊ। तो कहाँ पे सुकूनत पजीर हुए? सुकूनत पजीर का मतलब होता है रहना। तो कहाँ पे रहने लगे? मुलाजिमत छोड़ने के बाद लखनऊ में रहने लगे। सुकूनत पजीर का मतलब होता है रहने लगना। सुकूनत पजीर का मतलब क्या होता है? रहने लगना। तो कहाँ पे रहने लगे? लखनऊ में रहने लगे। कहाँ पे रहने लगे? लखनऊ में रहने लगे। उसके बाद है इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जुमा किया? कालिदास, विद्यापति, विष्णुदास, तुलसीदास। किसका किया था? कालिदास का। किसका किया था? कालिदास का। कालिदास का संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का या मित्रम का, उसका तर्जुमा किया था इन्होंने मालविका अग्निमित्र के नाम से। किस नाम से? मालविका अग्निमित्र के नाम से। उसके बाद दोहे में कितने मिसरे होते? तो दोहे में बाबू कितने मिसरे होते हैं? दोहा दो दो लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है? दो दो लाइन का होता है। तो सीधा हम लोग कह देंगे कि दोहे में दो दो मिसरे करके होते हैं। अब पहला हर मिसरे में दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण। बीच में वक्फा होता है। पहले चरण को हम लोग सम चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम चरण। दूसरे चरण को हम लोग विषम चरण बोलते हैं। दूसरे चरण को विषम चरण। अब बीच में जो होता है इसको हम लोग वक्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फा बोलते हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है। दोहे में दो दो लाइन होता है। कितना लाइन होता है? दो दो लाइन होता है। दो दो लाइन होता है। पहले हर लाइन में दो चरण होता है। एक को सम चरण, दूसरे को विषम चरण। एक को सम चरण और दूसरे को विषम चरण और दूसरे को विषम चरण। और जो बीच में होता है ठहरने की जगह, वक्फा। वक्फा बोलते हैं ठहरने की जगह को। वक्फा किसको बोलते हैं? ठहरने की जगह को। यानी हम इतना पढ़ेंगे फिर रुकेंगे, फिर इतना पढ़ेंगे। तो पहले सम चरण पढ़ेंगे फिर विषम चरण पढ़ेंगे। एक लाइन मुकम्मल होगा फिर दूसरा लाइन शुरू करेंगे, वैसे ही फिर ऐसे ही दो लाइन पूरा करेंगे। तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं? दो मिसरा। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? दो मिसरा। जफर गोरखपुरी की सवाल नंबर 147 पूछ रहा है, जफर गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो जफर गोरखपुरी के 7 मजमूए आज तक हमारे मंजर आम पर यानी लोगों के सामने आ चुके हैं। तो कितने मजमूए आ चुके हैं? 7 मजमूए जफर गोरखपुरी के सामने आ चुके हैं। अब कह रहा है सच्चाइयां जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? अखलाक के लिए, बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए इनका दो मजमुए थे। एक था नाचरी गुड़िया। एक क्या था? नाचरी गुड़िया। एक क्या था? नाचरी गुड़िया। और दूसरा था सच्चाइयां। तो यहां पे सच्चाइयां पूछा है और दूसरा नंबर ये है। एक नंबर ये हो जाएगा सच्चाइयां, दूसरा नंबर नाचरी गुड़िया। ये दोनों जफर गोरखपुरी ने बच्चों के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था? बच्चों के लिए लिखा था। उसके बाद है सवाल नंबर 149, दोहा किस जबान से उर्दू शायरी में आई है? तो दोहा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी। तो दोहा और गीत ये दोनों वर्ड जो हिंदी से लिए गए। किससे लिए गए? हिंदी से। तो ये हिंदी जबान की शायरी से उर्दू जबान की शायरी में आई है। दोहा किस जबान की शायरी से? हिंदी जबान की शायरी से उर्दू जबान की शायरी में आई है। सलाम मछली शायरी सवाल नंबर 150, सलाम मछली शायरी किस सिन्फ शायरी के शायर हैं? तो सलाम मछली का हमारे सिलेबस में लास्ट चैप्टर है उनका, वो गीत के शायर हैं। किसके शायर हैं? गीत। और उनका गीत है, उन्होंने जमुना नदी का, किसका? जमुना नदी का नक्शा खींचा है अपने गीत में। सलाम मछली शायरी का असल नाम क्या था? तो सलाम मछली शायरी का असल नाम, सलाम किस में दिख रहा है?
अब्दुल रहमान में सलाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। मोहम्मद निजाम में सलाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा अब्दुल सलाम। इनका क्या था, सलाम मछली शहरी का असल नाम था। उसके बाद 152, सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? तो सलाम मछली शहरी का वालिद का नाम था अब्दुल रज़ाक। क्या था? अब्दुल रज़ाक। सलाम मछली शहरी का वालिद का नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तस्करा किया? तो हमने अभी बताया, क्या घाघरा का किया? नहीं। गोमती की किया? नहीं। तो किसका किया? गंगा का किया? नहीं। जमुना नदी का जिक्र किया। किसका किया है? जमुना नदी का जिक्र किया और उसको गीत के अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया है। उसके बाद निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? अब्दुल कलाम, सलाम मछली शहरी, जगन्नाथ आजाद, परवेज शाहिदी। तो इसके गीत के शायर कौन है? सलाम मछली शहरी। गीत के शायर की हैसियत से कौन है हमारे में? सलाम मछली शहरी। कौन है? सलाम मछली शहरी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये था 150 क्वेश्चन वीवीआई, जो एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप लोग पूरा एकदम याद कर डालिए, पूरा रट डालिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 इसमें से जरूर टकराएगा बिहार बोर्ड में इंशाअल्लाह।